हम बात करने वाले हैं एबीजी यानी कि आर्टियल ब्लड गैस रिपोर्ट की एनालिसिस के बारे में। दोस्तों ये वीडियो 2 से 3 मिनट की रहने वाली है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एबीजी रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, एबीजी का सैंपल कहाँ से लेते हैं, एबीजी करने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं अब आगे की वीडियो में। जो हमारी एबीजी रिपोर्ट होती है उसमें हम ये 3 रीडिंग का जो है मेन जो रहता है हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच की। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगर पीएच जो है 7.35 से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कंडीशन होगी एसिडोसिस। अगर पीएच 7.45 से इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो कंडीशन होगी अल्कलोसिस। अब बात करते हैं CO2 की। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 35 से लेकर 45 तक। अगर इस रीडिंग में कोई वेरिएशन आता है तो ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा हमारा रेस्पिरेशन को। देन थर्ड आता है SCO3 बाइकार्बोनेट। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 22 से 27। अगर इस रीडिंग में वेरिएशन आता है तो ये मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करेगी। यहाँ तक आप समझ गए। अब एक फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच बढ़ता है तो हमारा जो SCO3 है यानी कि बाइकार्ब है वो बढ़ेगा और CO2 कम होगा। ओके, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सैंपलिंग की। सैंपल कहाँ से लेंगे हम? मोस्ट कॉमन साइट रहती है हमारी रेडियल आर्टरी, सेकेंड रहती है ब्रेकियल, थर्ड रहती है फ्यूमोरल। अब वो बिफोर एबीजी सैंपलिंग हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है एलन टेस्ट। बिफोर एबीजी सैंपलिंग परफॉर्म एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो आइए बताता हूँ। एलन टेस्ट हम सर्कुलेशन को चेक करने के लिए करते हैं। अब ये मान लो पेशेंट का हैंड है, ओके, अब इसमें पाल्म में सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट करते हैं बिफोर एबीजी सैंपलिंग। अब ये 2 फिंगर लेना है आपको। ये पेशेंट का हैंड है, एक आपको रखना है एलनर पे और एक रखना है आपको रेडियल पे। दोनों को प्रेस करना, पेशेंट को बोलना मुट्ठी बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। देख रहे हैं सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, मुट्ठी जो है वो पाल्म जो है आपको बैड देखने को मिल रही है यहाँ पे, यानी सर्कुलेशन आगे अभी नहीं हो रहा है। देन इसको हम जो अनर है उसको हम रिलीज करेंगे। अब 6 सेकेंड तक अगर सर्कुलेशन हो रहा है आगे, तो हमारी जो अल्नर आर्टरी है वो यानी कि ठीक है। अब हम रेडियल आर्टरी से सैंपल ले सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम है, अगर हमने रेडियल को पंचर कर दिया तो आगे सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नेक्रोसिस हो सकता है। जो पाल्म है हमारा, इसमें नेक्रोसिस हो सकता है, यानी कि दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। इसलिए फिर हमें सैंपल यहाँ से नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है हमें। ओके, देन फिर आपको सैंपल कहाँ से लेना है, ब्रेकियल या फीमोरल से। चलिए अब बात करते हैं आगे सैंपलिंग सिरिंज की। बिफोर एबीजी सैंपलिंग हमें जो सिरिंज है उसको हमेशा हेपरेनाइज करना होता है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो। अब हम सिरिंज को हेपरेनाइज करके ही सैंपल को लेते हैं। जो हमारी एंटीकोगुलेंट वायल आती है, जैसे सिट्रेट वायल आती है, ETD वायल आती है, इनमें सैंपल क्यों नहीं लेते हैं? इनमें क्या होता है, इनमें दोनों में एसिड होता है। अब एसिड जो अगर इसमें वायल में है तो क्या काउज करेगा, जो हमारा पीएच है उसमें जो रीडिंग है उसको इम्बेलेंस कर देगा। ओके, यानी कि जो रीडिंग है वो क्लियर नहीं आएगी। अब बारफिन हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट है तो इसका यूज़ तो हम वैसे ही नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा हम सिरिंज को हेपरेनाइज करते हैं। ओके, अब ये 4 डिजीज कंडीशन है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब देखने को मिलेगा आपको। जब हमारा पीएच कम है और CO2 बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा पेशेंट को। सेकेंड जो आता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। पीएच बढ़ता है, CO2 कम होता है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। देन अब बात है मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस। ये कब होगा, जब पीएच हमारा कम होगा और जो CHO3 बाइकार्ब है वो भी कम होगा, तो पेशेंट को होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फोर्थ आता है हमारा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये कब होगा, जब पीएच बढ़ेगा और SCO3 यानी कि बाइकार्ब भी हमारा बढ़ेगा, तब पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है। जब पीएच बढ़ता है तो बाइकार्ब बढ़ता है और CO2 कम होता है। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये समझ में नहीं आती है। जैसे कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट और अनकंपनसेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनसेट की। तो हमारे पास 2 डिजीज कंडीशन है, एक रेस्पिरेटरी एक मेटाबॉलिक। तो यहाँ पर हम कंपनसेट में देखेंगे, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से। अब रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो पीएच हमारा नॉर्मल है, मेटाबॉलिज्म में पीएच नॉर्मल है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंपनसेट। ओके, अब सेकंड की बात करें तो पार्शियल कंपनसेट में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत है पेशेंट को। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी में SCO3 का एबनॉर्मल है और मेटाबॉलिज्म में CO2 एबनॉर्मल है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पार्शियल कंपनसेटेड। अब बात करें अनकंपनसेटेड यानी कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो हमारा रेस्पिरेटरी है उसमें SCO3 नॉर्मल है और मेटाबॉलिज्म में CO2 नॉर्मल है, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, अनकंपनसेटेड। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर कंपनसेट क्या कहलाएगा, पीएच का नॉर्मल मिलना कंपनसेट कहलाता है।
और अनकम्पनसेट क्या होता है, अपोजिट वाले का नॉर्म मिलना अनकम्पनसेट कहलाता है। और पार्शियल कंपनसेट क्या होगा, दोनों का एबनॉर्मल मिलना पार्शियल कंपनसेट कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, कमेंट में आंसर देना है आपको। ये कंडीशन क्या होगी, पीएच है हमारा 7.49 और हमारा CO2 है 8 और बाइकार्ब है हमारा 38। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पीएच देखना है, इसके बाद हमारा बाइकार्ब, देन हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देन आता है कंपनसेटेड, फिर पार्शियल कंपनसेटेड, फिर अनकम्पनसेटेड। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और कमेंट में आंसर करके बताना है कि इस कंडीशन का आंसर क्या होगा। ओके।